नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले क्लास में मैथ के तहत संख्या पद्धति को सीख रहे थे। संख्या पद्धति के तहत हम लोगों ने सीखा कि संख्या किसे कहते हैं और संख्याओं का वर्गीकरण किया। संख्याओं के वर्गीकरण के तहत हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा कि जो संख्या होती है या जो संख्याएं हैं, इन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और एक हम लोगों ने सीखा था अवास्तविक संख्या, जिसे वास्तविक संख्या जिसे कि हम रियल नंबर कहते हैं और इसे हम इमेजिनरी नंबर या नॉन रियल नंबर कहते हैं। इस चीज को हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है। आइए यहाँ पे हम सामान्य बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे और अवास्तविक संख्या। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि कोई भी संख्या है, अगर हमें चेक करना है कि वह वास्तविक है कि अवास्तविक, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी संख्या होगी उस संख्या का कर देते हैं वर्ग, और वर्ग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका या तो पॉजिटिव आएगा या शून्य आता है, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम चेक करना चाहें, जैसे कि आपके पास 2 है और यह वास्तविक है कि अवास्तविक, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे वर्ग, और जब वर्ग करेंगे तो ये होगा 2 × 2 = 4। जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो प्लस में है, यानी कि धनात्मक है, अर्थात जो 2 है यह आपकी वास्तविक संख्या है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि ऋण 3 वास्तविक है कि अवास्तविक, इसके लिए हम इसका वर्ग करते हैं, और जब वर्ग करते हैं तो ये होगा ऋण 3 × ऋण 3। ऋण में ऋण का जो गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है, और 3 का 3 में होगा गुणा तो 9, यानी कि इसका जो आंसर है वह धनात्मक है। इसलिए ऋण 3 भी आपकी एक वास्तविक संख्या है, जिसको कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि आप 0 से लेकर यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू अनंत तक संख्याएं जितनी होंगी, और यहाँ से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे ऋण अनंत तक, ये सभी संख्याएं जो हैं यह वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि इनका वर्ग करने पर उत्तर धनात्मक या शून्य प्राप्त होता है। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अवास्तविक संख्या को चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या अवास्तविक है या इमेजिनरी नंबर है, तो हम करेंगे क्या कि उस संख्या को सबसे पहले लेंगे और संख्या का हम कर देंगे वर्ग, और जब संख्या का हम वर्ग करते हैं तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो ऐसी संख्या आपकी अवास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम देखें कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे आपके पास है √-3, अगर हम इसे चेक करना है कि यह अवास्तविक है कि अवास्तविक, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इसका सबसे पहले वर्ग करेंगे, और जब वर्ग करेंगे तो हमको ये जानकारी है कि √-3 जो है, इसको अगर हम वर्ग करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो ये जो अंडर रूट की चीज है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस ब्रैकेट के बाहर ऊपर घात के ऊपर 2 है, तो घात के ऊपर घात होता है तो उसका आपस में गुणा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऋण 3 पे 1 बचेगा, और फाइनल इसका रिजल्ट जो आएगा वो ऋण 3 आता है। इस तरीके से हम देखें तो करणी में ऋण 3 एक अवास्तविक संख्या है। इसी बात में अगर आपसे पूछा जाए कि जो अवास्तविक संख्याएं हैं इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अवास्तविक संख्याओं का जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन करने के लिए आपको वास्तविक संख्या चाहिए
वास्तविक संख्या इनटू आपका आई, इस फॉर्म में हम प्रदर्शन करते हैं। इस वास्तविक अवास्तविक को हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरीके से सूक्ष्म तरीके से सीख चुके हैं। यहाँ पे एक सामान्य सा हम लोग इस पर दृष्टिकोण डाल रहे हैं। तो जो वास्तविक संख्या है उसे प्रदर्शन करते हैं वास्तविक संख्या इनटू आई से। अब जो आई है वो क्या है, तो इमेजिनरी नंबर को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और जो आई होती है इसकी जो वैल्यू होती है, या फुल फॉर्म इसको कहा जाए तो इसको कहते हैं आयोटा। आई को हम आयोटा कहते हैं, और इस आई की जो वैल्यू होती है √-1। तो इस तरीके से हम आई के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। आइए कुछ संख्याओं को देखते हैं जिसको कि हम अवास्तविक यानी कि आयोटा के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे आयोटा के फॉर्म में संख्याओं को, जैसे √3 है, इसको प्रदर्शित करना है तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं √3 × -1, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। फिर इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं √3 × √-1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो √-1 है इसे हम लिख सकते हैं आई। हम जानते हैं कि आई की जो वैल्यू होती है √-1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 × आई इस फॉर्म में, या इसे हम i/√3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आयोटा के फॉर्म में होगा। ऐसे ही आप पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, वहां पे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को हम लोग सीख चुके हैं। आइए अब हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो आपकी वास्तविक संख्या है इसे हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटने का अर्थ है कि एक आपकी होती है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो आपकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक है हम लोगों का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब समस्या है कि कोई संख्या कब परिमेय संख्या है और कोई भी संख्या कब अपरिमेय संख्या है, या ये कहें कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी भी संख्या को ये देखना हो कि वो परिमेय है कि अपरिमेय, तो परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि जिन्हें, यानी कि जिस संख्या को, तो जिन्हें हाँ p/q का अर्थ है अंश और हर, यानी कि अंश और हर में जिस संख्या को लिख सकें और q जो है वो 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे हम जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू जो है, यानी कि जो हर है, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखा जाए कि एक कंडीशन और इसमें आती है। दूसरी कंडीशन यह है कि जो संख्या परिमेय होगी उसे यदि हम
दशमलव में बदलते हैं, दशमलव में बदलने पर अंकों यानी डिजिट की, अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अंकों की पुनरावृत्ति रिक्यूरिंग, यानी कि अंक जो होंगे दशमलव के बाद वे पुनरावृत्ति के रूप में आएंगे। जैसे अगर समझें 0.23232323 इस तरीके से आएंगे, या जैसे 2.111 इस तरीके से आएंगे, या आ सकते हैं 2.356356356 इस तरीके से देखा जाए तो जो परिमेय संख्याएं होंगी उसे अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब यहाँ पे आप समझें कि कैसे उदाहरण को देखा जाए, तो आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 10/3। जो 10/3 है, क्या यह परिमेय संख्या है? अगर हम देखें तो इसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, अंश और हर में, यानी 10/3। वहीं पे देखा जाए क्या q बराबर 0 है? हाँ, 10 यानी कि जो q है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3.333 अप टू ऐसे दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी हो रही है, इसलिए 10/3 एक परिमेय संख्या है। वहीं पे और एक या दो उदाहरण को देखा जाए, जैसे आप समझ सकते हैं कि 136 बटा मान लीजिए कि 33 है, तो 136/33 है। इससे अगर हम देखें तो इसको जब हम भाग देंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट में आपका आता है 4.121212 ऐसे आएंगे। इस तरीके से देखें तो यह भी p/q के रूप में हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस तरीके से 136/33 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। वहीं पे अगर और देखें, जैसे 4 क्या यानी कि 4 जो है, क्या वह एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले देखा जाए कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 4 को आप सबसे पहले देखिए कि क्या यह p/q के रूप में हो सकता है? तो हाँ, 4 को हम 4/1 यानी कि 4/1 लिख सकते हैं। यह p/q के रूप में भी है। और क्या q इज नॉट इक्वल टू 0? तो हाँ, यह q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी आपकी एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से आइए 0 को देखा जाए। पूछा जाएगा कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में भी हो गया। अब यह भी यानी कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो 4 हो गया, 0 हो गया, 0/1, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब बताती है कि अगर 0 हो जाए तो क्या हो, q की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे आपको कहा जाए 3/0, तो जब 3/0 को हल करेंगे तो इसको भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है दशमलव के बाद। तो यहाँ पे हम देखें तो 3 को हम अगर 0 से भाग देते हैं तो 0 का एक बार ले जाइए तो 1 से 0, फिर 3 होगा, 2 बार ले जाइए फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 बार ले जाइए फिर 0 हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो हर में यदि हम q की वैल्यू 0 रखते हैं तो यह अप टू यानी कि यह अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि इसका कोई निश्चित अंत नहीं होता है, कोई एक सिस्टमेटिक रिजल्ट भी नहीं आएगा और यह भाग आपकी चलती जाएगी। इसलिए अगर q की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो वह जो संख्या हो जाएगी वह परिभाषित हो जाएगी।
इस तरीके से देखें तो जो आपकी परिमेय संख्या है उसकी एक परिभाषा निकल सकती है कि वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें और q इज नॉट इक्वल टू 0 वे परिमेय संख्या होंगी, और यदि उसे आप दशमलव में बदलते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे आपने ये देखा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आपको कहा जाए ऋण 5/6 तो यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। यदि अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, तो कहेंगे कि जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, एक और कंडीशन हम इसमें जोड़ सकते हैं। वो कंडीशन ये होगी कि दशमलव में यदि बदलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखा, तो यहाँ पे कहेंगे कि दशमलव में बदलने पर न तो वे पुनरावृत्ति के रूप में आते हैं और न ही इनका कोई निश्चित अंत होता है। यहां कहने का अर्थ है कि पहले कंडीशन है कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे किन्हें, अपरिमेय संख्याओं को, और दूसरी कंडीशन है कि दशमलव में यदि आप बदलते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है और कोई निश्चित अंत भी नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो दशमलव में बदलने पर उनकी पुनरावृत्ति भी होती है और कभी कभी ऐसा होगा कि उसका निश्चित अंत भी होगा, लेकिन यहाँ पे न तो पुनरावृत्ति होगी और ना ही कोई उसका निश्चित अंत होगा। जैसे अगर हम समझने का प्रयास करें, कोई भी संख्या लेते हैं जैसे √2, अगर हम √2 की बात करें, सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो अपरिमेय संख्या होंगी वो करनी के अंतर्गत आती हैं। और भी संख्याएं हो सकती हैं जैसे पाई है, वह करनी के अंतर्गत नहीं है लेकिन वह भी एक अपरिमेय संख्या है। अभी उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए √2 को। √2 है जो, इसकी हम वैल्यू जब निकालने जाएंगे यानी कि वर्गमूल जब निकालेंगे, तो जैसे ही हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे कि वर्गमूल निकालते समय देखा जाए तो √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414213562373 अप टू ऐसे करके देखा जाए तो यह अनंत तक जाएंगी। और इनमें एक है कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, इसलिए √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या। हम एक क्लास में अलग से ये सीखने का प्रयास करेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए और घनमूल कैसे निकाला जाए। यहाँ पे हम उस अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अब अपरिमेय संख्या में √2 की वैल्यू आपने निकाला, अगर हम इसको कहें कि इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा तो यह भी निकटतम ही आएगा। यहाँ पे कोई निश्चित रिजल्ट नहीं आता है। √2 इसी तरीके से हम देखें √3 की बात करें तो जब हम √3 की वैल्यू निकालेंगे तो √3 की जो वैल्यू आती है वो 1.32050757 अप टू इस तरीके से आएगी। यहाँ पे देखा जाए तो √3 में भी देखा गया कि दशमलव के बाद जो अंक है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है जो पाई है। पाई क्या है? जो पाई है इसकी वैल्यू जो विद्वानों ने निकाले हैं, गणितज्ञों ने निकाले हैं, तो पाई की जो वैल्यू निकाली गई है
वो होती है 3.14192659328423846 अब तो इस तरह से देखा जाए तो जो पाई की वैल्यू है वो नॉन रिपीटेड आ रही है, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की जो समानता एक वैल्यू आप रखते हैं जब ज्यामिति पढ़ते हैं, सीखते हैं 22/7, लेकिन 22/7 की कंडीशन ये होती है, यहाँ पे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे 22/7 है, 22/7 इसे आप जब भाग देंगे 22 में 7 की, तो आप देखेंगे कि 22/7 p/q के रूप में भी व्यक्त किया गया है। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। और इसकी जब हम बात करते हैं अंकों की पुनरावृत्ति की, जब हम बात करेंगे तो देखेंगे तो 3.142857, फिर इसके बाद 142857, इस तरीके से देखें तो इन अंकों की अब कितनी की 142857, 142857, इन सब अंकों की पुनरावृत्ति क्रम से होती जाएगी। इसलिए जो 22/7 है यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या। तो मस्तिष्क में अपने बैठा लेते हैं हम लोग कि जो ये कॉन्सेप्ट कहता है परिमेय और अपरिमेय का। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आता है 22/7 और पाई, तो अब आज आपको क्लियर हो गया कि जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट बताने के लिए किसी से भी आप किसी को बताना चाहते हैं कि कैसे, तो आपको अपरिमेय संख्या की कंडीशन बताना है और परिमेय संख्या की कंडीशन। अब हम पुनः देखें कि जो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, इसे भी हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कि आपके रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, इसे हम 3 भागों में बांटकर समझने का प्रयास करते हैं। 3 भाग में देखें तो जो परिमेय संख्या होती है इसे हम 3 भागों में बांटें तो एक कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या या संख्याएं, वहीं पे इसे पूर्णांक को हम इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। वहीं पे एक हम बांट सकते हैं भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, और एक होगा वे संख्याएं जो परिमेय तो हैं लेकिन भिन्न नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन वो नहीं होंगे, परिमेय संख्या होंगे लेकिन भिन्न नहीं होंगे। इस तरीके से देखें तो जो पूर्णांक है वो किसे कहेंगे, भिन्न संख्या किसे कहेंगे, और वे संख्याएं कौन सी हैं जो कि परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो पूर्णांक संख्या किसे कहा जाए, यानी इंटीजर्स नंबर किसे कहेंगे, तो इंटीजर नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त करने पर q जो है वह हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। इसको कह सकते हैं कि q = 1 सदैव हो, सदैव मिलना चाहिए। अब बताते हैं कि कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी, तो सभी संख्याओं को देखें वे कौन कौन सी संख्याएं जो कि p/q के रूप में व्यक्त होती हैं
और जो q जो है वह 1 के बराबर हो। जैसे अगर कोई के 5 को देखें तो 5 को अगर हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं तो आसानी से बदल जाता है p बाई क्यू के रूप में, और q 1 के बराबर है। यदि 5/3 करते हैं तो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, और जब q की वैल्यू देखा गया तो वह आपका यहाँ 3 है, 1 नहीं है। यानी कि यह परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक, यानी कि पूर्ण रूप से यह अंक नहीं है, यह दशमलव में आएगा हल करेंगे, लेकिन इसे हम हल करेंगे तो यह दशमलव में न आके यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित होगा। इसलिए यहां देखा जाए तो जो 5 है वह एक पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है, माइनस या 7 भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि इसे भी हम बदल सकते हैं इस तरीके से, और यह q जो है यहाँ 1 के बराबर है। वहीं पे आप और भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे 13/9 तो यह पूर्णांक नहीं है। वहीं पे 7/8 कर लीजिए तो यह भी एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण रूप से अंक, और एक सिस्टमेटिक परिभाषा होगी क्या कि कोई भी संख्या है यदि उसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं तो q की वैल्यू सदैव 1 होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम भिन्न संख्याओं की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, तो जो सामान्यतः देखा जाए कि जो भिन्न संख्याएं होती हैं वह अनुपात को प्रदर्शित करती हैं, और जब अनुपात को प्रदर्शित करते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होती है उसको देखा जाए तो जो परिस्थिति है, कंडीशन है, वो ये होती है कि धनात्मक p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर q इज नॉट इक्वल टू 0 या 1। अर्थात हम कहें कि अगर कोई भी संख्या है और उसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन कैसा, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे +3/5 प्लस न भी लगाएं तो भी ये हो जाएगा। यदि हम कहें 2/3 तो भी हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे ऋणात्मक रख देते हैं, निगेटिव रख देते हैं, तो यह उस कंडीशन में भिन्न संख्या नहीं होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या नहीं होती हैं। इस चीज को अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। कौन सी संख्याएं भिन्न संख्याएं होंगी, परिमेय हैं और भिन्न भी हों तो कहेंगे कि धनात्मक पॉजिटिव p बाई क्यू के रूप में व्यक्त संख्याएं ही भिन्न संख्याएं होंगी, और जो q है वह कभी भी 0 या 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन देखें कि 3/0 कर दीजिए तो अभी आपने देखा कि 3/0 करते हैं तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन जब हम 1 कर दें, तो जब हम 1 कर देते हैं तो यह फिर आप देखेंगे कि यह किसका रूप ले लेगा, पूर्णांक संख्या का ले लेगा। इसीलिए q की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकती है, लेकिन कैसी, धनात्मक। तो आप इसे समझें कि इसमें एक परिस्थिति और आप समझने के लिए कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में होंगी, उन्हें अगर हम दशमलव में बदलते हैं, या ये कहें कि दशमलव में बदलने पर पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है, कैसी पुनरावृत्ति होगी, 0.5 अगर आ जाता है तो भी आपकी ये पुनरावृत्ति है। 0.500 ये भी आपकी पुनरावृत्ति हो गई। वही सेम चीज है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.23232323 अप टू ऐसे आ सकते हैं। तो कौन से संख्याएं, जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझें कि संख्याएं कैसे, तो आप लिख सकते हैं 3/2 कर लीजिए, 4/7 कर लीजिए, 9/6 कर लीजिए। ये जो सभी संख्याएं हैं
यह एक भिन्न संख्याएं हैं, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में है और पी बाई क्यू के रूप में है तो आपको दिख रहा होगा अंश और हर, यानी कि अंश और हर के फॉर्म में भी है और होनी चाहिए वो धनात्मक। तो ये भिन्न संख्या है। लेकिन कौन सी संख्याएं भिन्न नहीं होंगी? तो भिन्न संख्याएं वे नहीं होती हैं, कौन सी? तो उन्हें हम कहें कि ऋणात्मक पी बाई क्यू की परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती, भिन्न नहीं होती। अब बता रहे कि ऋणात्मक पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या भिन्न नहीं होंगी, अर्थात अभी आपने देखा कि भिन्न संख्याओं को कहने के लिए हमने कहा कि वे धनात्मक होनी चाहिए और भिन्न नहीं है, इसका मतलब कि जो ऋणात्मक संख्या है वो भिन्न नहीं है। तो याद रखिए कि जो भिन्न संख्याएं होती है वो दो धनात्मक राशियों के बीच में ही अनुपात को प्रदर्शित करती हैं, या ये कहें कि भिन्न संख्याएं अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। अनुपात हमेशा सदैव जो कहा जाए तो वो धनात्मक होता है। जैसे कोई कहे कि 5 आम और अमरूद हैं आपके -3 अमरूद, तो बताइए कि 5 आम है और -3 अमरूद, इनमें क्या अनुपात हो सकता है? या कोई कहे कि 5 आम हैं और ऋण 10 आम हैं, तो इसका अनुपात बताइए। तो यहां पे देखा जाए कि जो भिन्न है वो अनुपात को प्रदर्शित करता है, और यहां पे 5 आम ठीक है, 5 अमरूद ठीक है, लेकिन ऋण 5 आम, ऋण 10 आम, ये क्या होता है? क्या ऋण 10 आम होते हैं? नहीं हो सकते। हाँ, घटाने में चिन्ह लगाते हैं, लेकिन ऋण 10 आम नहीं हो सकता। जैसे हमसे कहे हमारी लंबाई ऋण 5 फुट है, 5 फुट 8 इंच है ऋण में, और एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई धन 8 फुट है, तो बताइए कि हमारी उनकी लंबाई में क्या अनुपात है? तो जो लंबाई है, तो लंबाई ऋण में कैसे चली गई? संभव नहीं है। इसीलिए यहां पे हम कहते हैं कि जो भिन्न संख्याएं हैं और जो भिन्न नहीं है, तो भिन्न नहीं होने में पी बाई क्यू के रूप में होंगी, लेकिन वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, ऋण 3/5 परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। ऋण 3/5, यहां पे आप 2/3 ऐसे भी कर सकते हैं। ये संख्याएं भिन्न नहीं है, लेकिन एक स्पेशल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए ऋण 5/6, इसको देखिए फिर से समझते हैं। ऋण है 5 और पूरे का बटा ऋण 6, ऊपर नीचे ऋण ऋण लग रहा है, तो इसे हम धनात्मक बना सकते हैं। तो धनात्मक बनाने के लिए ऊपर भी ऋण का गुणा किया जा सकता है, नीचे भी ऋण का, तो मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे देखें तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, और ये माइनस में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 6, यानी कि 5/6। इसका अर्थ होगा कि जो अंश और हर यदि ऋणात्मक हैं तो उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा गया तो इन संख्याओं को, यानी कि जो ऊपर और नीचे अंश और हर यदि ऋणात्मक हैं दोनों, तो उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं और भिन्न नहीं में बदली जा सकती हैं। वहीं पे अब हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इन पूर्णांकों को भी हम देखें तो कितने प्रकार के होते हैं और इनसे आगे कौन कौन सी संख्या मिलती है। तो आइए पूर्णांक संख्याओं को देखें। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसको कि आप इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से
तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं। वे कौन कौन सी तीन संख्याएं हैं अगर देखें तो एक होगी आपकी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या जिसे हम निगेटिव नंबर कहेंगे, निगेटिव नंबर। एक होगी आपकी उदासीन, या संख्या न कह के अगर पूर्णांक है तो हम लोग यहाँ पूर्णांक कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। वहीं पे एक होगा आपका उदासीन पूर्णांक, जिससे कि हम कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटीजर्स। और एक होगा आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। अब उदासीन न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है, तो यदि हम देखें कि जो न्यूट्रल नंबर है यानी कि उस पर कोई भी चिन्ह नहीं है, न धनात्मक और न ही ऋणात्मक, तो वो जो संख्या होती है वो होती है आपकी शून्य। तो शून्य कैसी संख्या है, न तो वो ऋणात्मक है और न ही वो धनात्मक है, वह एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल नंबर है। वहीं पे यदि हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो जब आप शून्य से बाईं तरफ आते हैं तो इस तरफ देखेंगे तो सब ऋणात्मक संख्याएं आपको दिखती हैं। तो जो ऋणात्मक संख्या दिखती हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 अप टू ऋण अनंत तक जाएंगे। तो जो ये आपको देख रहे हैं कि शून्य से बाईं तरफ जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये हैं पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। शून्य से अगर हम दाएं तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो पूर्णांक दिखते हैं वो धनात्मक पूर्णांक दिखते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इस तरीके से देखें तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं वह धनात्मक अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत तक होती हैं, जिसका अगर हम p बाई क्यू के रूप में बदलाव करते हैं तो q हमेशा 1 के रूप में होगा। अब जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं अगर हम इसकी बात करें तो जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये सामान्य तौर पर देखें तो गिनने में उपयोग की जाती हैं, गिनने में उपयोग इनका होता है, उपयोग होता है। जैसे अगर कोई कहे कि 5 - 1 आम, -2 आम, -3 आम, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये जो संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक, इनका हम गिनने में उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो धनात्मक संख्याएं हैं वो भी 1 से लेकर अनंत तक वो गिनने में उपयोग आती हैं और उन्हें हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं कि वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर, कैसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर q की वैल्यू सदैव 1 के बराबर होनी चाहिए और धनात्मक हो, वह प्राकृत संख्या होगी। यदि प्राकृत संख्या में हम शून्य को जोड़ दें, यहां पे देखा जाए तो यदि हम इस शून्य को प्राकृत संख्या से जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है आपकी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। तो यहां पे देखा गया कि जो धनात्मक पूर्णांक हैं वे प्राकृत संख्या जिनका गिनने में उपयोग करता है, और यदि उनको हम शून्य के साथ कैलकुलेट करें यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, तो ये सभी संख्याएं आपकी किसका रूप ले लेंगे, पूर्णांक संख्या का रूप ले लेती हैं। अगर ये सभी संख्याओं को देखें, पूर्णांकों की बात की जाए तो ये सभी जो पूर्णांक आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पूर्णांकों को अगर हम देखें तो पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग, यानी कि ये पूर्णांक संख्याएं भी 2 तरीके की होंगी, एक होंगी सम और विषम, जिसे इवन और ऑड भी कहते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप
नोट्स बनाते समय आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे हम आ गए और इसे हम पुनः दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन सी संख्याएं होंगी आपकी? एक होगी आपकी सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, और एक होगी आपकी विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब बताते हैं कि इवन और ऑड कौन सी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले एक सामान्य सी हम इसके परिभाषाओं में परिभाषित करने की कोशिश करें तो कहेंगे कि सम संख्या यानी इवन नंबर दो से विभाजित होती हैं, दो से विभाजित होती हैं, ये संख्या है। लेकिन वहीं पे अगर विषम संख्याओं की बात करें तो ये दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। तो कहेंगे कि दो से विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं और सम संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। अगर बात की जाए कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी सम संख्याएं, तो हम उन संख्याओं को काउंट करना शुरू करते हैं तो शून्य से शुरू करेंगे। और शून्य एक सम संख्या है। कैसे? अभी हम लोग देखते हैं। शून्य से बात की जाएगी तो शून्य से आगे चलते हैं तो इधर आपका दाएं की तरफ धनात्मक होता है तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आप चले जाएंगे अनंत तक। वहीं पे इधर आते हैं तो आपका होगा -2, -4, -6 अप टू अनंत तक। ये जो संख्या है यह आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है, इसमें दो से भाग चली जाएगी। लेकिन आइए विषम संख्याओं की बात करें तो जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो कौन सी संख्या विषम होगी? तो आइए थोड़ा सा इसे देखते हैं कि कौन संख्या विषम होगी। तो अगर मान लीजिए हम 7 को एक विषम संख्या मानते हैं क्योंकि इसमें दो से पूरी पूरी भाग नहीं जाती है। अब 7 है तो 7 से पहले अगर देखा जाए तो कोई विषम संख्या है तो 7 से पहले आपकी आती है 6 जो कि आपकी एक सम संख्या है। लेकिन अगली जो है वो है आपकी 5, फिर आपका 3, फिर आपका 1, फिर 1 के बाद यानी कि 2 के अंतर पर है, फिर यहाँ पे -1, -3। अब ये आपका ऋण अनंत तक होगा और इधर भी प्लस अनंत तक होगा। तो ये जो संख्याओं की श्रेणी है यह आपकी है विषम संख्या की, यानी कि इनमें दो से भाग पूरी नहीं जाती है। और यहाँ पे जो संख्याएं हैं वे संख्याएं हैं जो दो से विभाजित होती हैं। अब बताती है कि शून्य एक सम संख्या है कि विषम। इसको देखा जाए तो अगर हम सम संख्या की श्रेणी बनाते हैं 8 से चलते हैं, 8 से 2 कम किया तो हमारा 6 आ गया, 6 से 2 कम किया तो 4 आ गया, 4 से 2 कम किया तो 2 आ गया और 2 से 2 कम करेंगे तो आपका ये शून्य आएगा। यानी कि जब हम सम संख्या की श्रेणी बनाते हैं तो शून्य सम संख्या में फिट बैठता है, इसलिए शून्य एक सम संख्या। आइए देखते हैं कि विषम संख्या में फिट बैठता है कि नहीं। तो विषम संख्याओं की श्रेणी हमने बताया 7 से आए 2, 2 कम किया तो 5, 5 से 2 कम किया तो 3 और 3 से 2 कम करेंगे तो 1 होगा। और 1 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे -1 आंसर आता है। 0 इसमें फिट नहीं बैठता है, इसलिए जो 0 है यानी शून्य वह एक विषम संख्या नहीं है। एक नियम और है इसे सिद्ध करने का, एक है योग का नियम। इसे भी समझ जाइए। योग का नियम, योग का नियम क्या है कि यदि सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है वह एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। एक और है कि यदि हम विषम संख्या में
विषम संख्या जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट होगा वह एक सम संख्या होगी। लेकिन यदि हम सम में विषम जोड़ते हैं या विषम में सम जोड़ते हैं तो आपको जो रिजल्ट होगा वह विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है और विषम। तो शून्य को देखा जाए कि सम है कि विषम, तो यहां पे हम मानते हैं कि शून्य एक सम संख्या है। तो शून्य एक सम संख्या है तो सम संख्या की जगह पर शून्य को रख दीजिए और फिर यहां पे सम संख्या तो कोई भी एक सम संख्या रखिए। तो जैसे कोई सम संख्या अगर हम रखते हैं, जैसे हमने रखा 4, तो अब इसको जोड़ दिया तो शून्य में 4 जोड़ेंगे तो आंसर आपका 4 होगा और 4 देखते हैं तो रिजल्ट में वह एक सम संख्या है, इसलिए शून्य एक सम संख्या पे फिट हो रहा है। आइए हम विषम संख्या में देखें कि क्या शून्य फिट हो रहा है। शून्य को मान लीजिए कि विषम संख्या है और कोई भी एक विषम संख्या लीजिए, जैसे हमने ले लिया 5, 5 आपकी विषम संख्या है, तो 5 में शून्य जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट 5 होगा। 5 तो 5 क्या एक सम संख्या है? क्योंकि विषम में विषम जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, सॉरी सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या प्राप्त हुए तो क्या 5 एक सम संख्या है? नहीं। जैसे इसे देखिए 3 और 7 दोनों विषम संख्या है, विषम विषम ऐड किया तो हुआ 10, एक सम संख्या मिली। क्या उस पर फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। आइए यहां देखते हैं कि क्या इस पर फिट बैठ रहा है। तो शून्य को मान लीजिए सम संख्या और एक विषम संख्या रखिए 5, तो 5 में शून्य जोड़ा गया तो 5 और 5 एक विषम संख्या है, इसलिए यहां देखा गया तो शून्य आपकी सम संख्या की जगह पर फिट बैठती है, इसलिए शून्य एक विषम संख्या। 2 आधार हुए शून्य को सम और विषम छांटने के, कौन? एक श्रेणी बनाकर और एक योग का नियम बनाकर। आइए संख्याओं का एक वर्गीकरण और होता है भाज्यता और अभाज्यता के आधार पर, उसे भी देखते हैं। संख्या को हम 2 भागों में और एक प्रकार से बांट सकते हैं। एक है आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। वहीं पे एक विभाजन होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। आइए देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक स्वयं और अन्य से भाग जाए। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसमें एक से भाग चली जाए, स्वयं से भाग चली जाए और किसी अन्य संख्या से भाग चली जाए, वह भाज्य संख्या होती है। वहीं पे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग न जाए, किसी से भाग न जाए। यहां पे देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य अगर हम उदाहरणों से समझें, जैसे कोई भी एक संख्या ली जाए, जैसे 5, क्या यह भाज्य है कि अभाज्य? तो नियम कहता है कि कोई भी संख्या चेक करना है तो देखिए कि इसमें किससे किससे भाग जाती है। अगर हम भाग की बात करें तो क्या इसमें 1 से भाग जा रही है? हाँ, जा रही है।
क्या स्वयं से भाग जा रही है? हाँ, स्वयं से भाग जा रही है। क्या और किसी संख्या से इसमें भाग जाएगी? और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगी, केवल और केवल एक और स्वयं से भाग जा रही है। तो लिखा है कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग न जाए वह एक अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब कि 5 एक अभाज्य संख्या। इसी तरीके से देखिए 10, बताइए यह अभाज्य है कि अभाज्य? चेक करने का तरीका, क्या इसमें एक से भाग जाएगी? हाँ, एक से भाग जाएगी। क्या इसमें स्वयं से भाग जाएगी? हाँ, जाएगी। क्या और कोई संख्या है जिसमें इससे भाग चल जाए? तो हाँ, इसमें आप 2 से भी भाग दे सकते हैं। 2 पचे 10, चली गई। इसका मतलब कि यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। इसी तरीके से और उदाहरणों को देखा जाए, जैसे पूछा जाए 3 भाज्य है कि अभाज्य? अगर देखा जाए तो यहां देखते हैं कि इसमें एक से भाग जाएगी और स्वयं यानी कि 3 से भी भाग जाएगी और किसी से भाग नहीं जाएगी, अर्थात 3 एक अभाज्य संख्या है। वहीं पे अगर ये खोजने का प्रयास किया जाए कि जो संख्याएं हैं उनमें पूछा जाए कि एक कैसा है, शुरू किया जाए, तो जो एक है देखिए कि क्या इसमें एक से भाग जा रही है? हाँ, जा रही है। क्या स्वयं से भाग जा रही है? हाँ, भाग जा रही है। एक और स्वयं वाली जो कंडीशन है वो एक ही मिल रही है, इसलिए एक की जो कंडीशन है यानी कि अगर भाज्य में देखा जाए तो एक और स्वयं यानी कि एक हो और कोई एक संख्या हो, स्वयं हो, तो यहाँ पे स्वयं और एक ही चीज है, इसलिए यह भाज्य नहीं है। लेकिन अगर अभाज्य की बात की जाए तो एक से भाग जा रही है, स्वयं एक से भी भाग जा रही है और किसी संख्या से भाग नहीं जा रही है, तो इसके अलावा और किसी से भाग नहीं जा रही है, इसका मतलब कि यह अभाज्य भी नहीं। यहां पे कंडीशन देखी गई तो क्या देखते हैं कि जो एक है, एक अगर यहां पे देखा जाए एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कभी क्वेश्चन आता है कि एक कैसी संख्या है, तो कहेंगे कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। वहीं पे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 कैसी संख्या है? तो 2 को देखा जाए तो 2 एक से जा रही है और स्वयं से जा रही है और किसी से भाग नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन कैसी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग लिखते हैं कि सबसे छोटी संख्या। तो 2 जो है वह सबसे छोटी संख्या है, लेकिन कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसे हम 2 की तरफ यानी कि हम अभाज्य संख्या की तरफ लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य वो है आपकी 2। लेकिन पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात की जाए तो अगर हम भाज्यता के आधार पर देखें तो जो 3 है, एक से भाग जाएगी, 3 से जाएगी और किसी से नहीं जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि 3 एक अभाज्य संख्या है। यहां नहीं होगी, वो कहां होगी? इस तरफ होगी। तो 3 को भी इधर लिख लीजिए। आइए 4 की बात करते हैं। तो 4 को देखा जाए तो 4 में एक से भी भाग जा रही है, 4 से भी जा रही है और 2 से भी जा रही है। इसका मतलब कि भाज्य संख्या में जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है आपका 4। तो जो 4 है वह आपका किधर होगा? भाज्य संख्या। तो यहां पे देखा जाए तो प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो 2। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या,
यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि इसको ऐसे सीखते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो भाज्य विषम संख्या होती है वो होती है 9। कैसे? देखिए 9 में भाग जा रही है 1 की, 9 से और 3 से भी जाएगी, इसलिए 9 आपकी एक भाज्य संख्या है, लेकिन कैसी है? विषम संख्या है। तो 9 के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9, लेकिन पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य वो है आपकी 3। इस तरीके से देखा जाए तो एक हम लोगों का संख्याओं का जो विभाजन है वह भाज्य और अभाज्य में भी होता है। यहाँ से प्रश्न कई बार आते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपके पास नंबर है, उस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अपने क्वेश्चन को। हम लोग उन सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आगे इसमें और भी संख्याओं का प्रकार बाकी है, और संख्याएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं और उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनको हम लोग अगले क्लास में सीखते हैं। आज हम लोग सीख चुके हैं क्या? हम लोगों ने आज सीखा कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या है। वहीं पे हम लोगों ने सीखा वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर हम लोगों ने सीखा कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, भिन्न संख्याएं और भिन्न संख्याएं नहीं। फिर हम लोगों ने सीखा कि पूर्णांक संख्याओं को हम पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में बांट सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि जो पूर्णांक है उन्हें हम सम और विषम में बांट सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो पूर्णांक संख्या है उनका योग का जो नियम है, सम सम मिलकर सम होते हैं, विषम विषम मिलकर सम होते हैं, सम और विषम मिलकर विषम होते हैं। वहीं पे हम लोगों ने भाज्यता के आधार पर संख्या को एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में बांटा। तो क्वेश्चन ये अक्सर आते हैं, इसमें कंफ्यूज लोग रहते हैं। तो क्या है कि भाज्य संख्या वो है जिसमें एक स्वयं और अन्य से भाग जाए, अभाज्य संख्या वो है जिसमें एक और स्वयं से ही केवल भाग जाए और किसी से भाग न जाए। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे छोटी संख्या भाज्य 4 होती है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य 9 है, सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य 3 है। तो हम लोग आज इसी बिंदु के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।